Hello student, I am Shiv Gopal, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट कैबिलियर इंडिया। आज हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। संडे को सीडीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को हम लेकर के देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। Which one of the following elements is a non-metal but is lustrous? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है, नॉन मेटल एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स एलिमेंट है, और कह रहा है लस्टर्स, नॉन मेटल एलिमेंट होना चाहिए बट लस्टर्स होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन दे रखा है, ए कार्बन दे रखा है, और बी दे रखा है सिलिकॉन, और सी दे रखा है जर्मेनियम, और डी दे रखा है आयोडीन, आयोडीन दे रखा है। तो अगर यहां पर ऑप्शन की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा, कार्बन को जैसे ही देखा होगा तो कहा होगा भैया नॉन मेटल एलिमेंट्स है, पर नॉन मेटल तो यहां पर आयोडीन भी है, और ये तो दोनों क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं ये। तो यहां पर बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन तो यहां पर डी है, आयोडीन। अगर बात कर लें कार्बन क्यों नहीं है सर, अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर अगर अल्ट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट होता है, और कोल होता है, और डायमंड होता है। तो अगर कार्बन के अंदर डायमंड दे देता तो आंसर हमारा कौन सा होता, फिर वहां पर डायमंड होता, तब ऑप्शन ये वाला सही होता, बट यहां पर आयोडीन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ वेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी? वो एक कौन सा मेटल है जो कि मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है? तो यहां पर आप जो ऑप्शन दे रखा है ए बी सी और डी दे रखा है, सोडियम दे रखा है, और एयू दे रखा है, सी दे रखा है, और एच दे रखा है। अब यहां पर वो मेटल बताना है कि जो मेलेबल भी है और क्या है, डक्टाइल भी है। तो यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है कि उसका थिन से थिन प्लेट भी बनाई जा सकती है और वायर भी बनाए जा सकते हैं। तो आंसर हमारा यहां पर बी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी आर गिविंग 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी? अगर यहां पर बात करते हैं तो जब भी किसी वायर का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई एरिया। इट मीन्स किसी भी अगर वायर का एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी भी वायर की, अगर हमारी किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उस समय रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इट मींस ये चीज तो हमें इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया, बट अगर पूछ लेते तब की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पर दे रखा है वो 3 वायर हमारे दे रखे हैं। पहला कह रहा है कॉपर वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 mm डायमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो है 50 सेंटीमीटर है और ये 1 mm का है, मतलब डायमीटर दे रखा है तो एरिया हमारा निकल आएगा। दूसरा दे रखा है कॉपर वायर ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो दे रखी है, इसकी जो डायमीटर दे रखी है वो 0.5 mm डायमीटर दे रखी है। तीसरा दे रखा है कॉपर वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 mm डायमीटर। अब यहां पर उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा उसने रेजिस्टिविटी पूछा है, और तीनों जो वायर हैं वो किसके बने हुए हैं भैया, कॉपर के बने हुए हैं। तो कॉपर एक मटेरियल है, और जो यहां पर रेजिस्टिविटी होती है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इट मींस मेटल एक ही है तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो एक ही होगी, इनमें कुछ भी चेंज होता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, यहां पर जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा।
इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, which one of the following statement about fission is correct? फिजन मीन्स होता है विखंडन, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। अगर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना होता है तो इसमें स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा दे रखा है, इट इज रिलेटेड with the transformation of heavier nuclei into smaller nuclei। थर्ड दे रखा है, it is related with the creation of a heavier। ये तो पहले से चेंज हो गया, ये कह रहा है बनाना, मतलब हैवी बनाना है, हैवी न्यूक्लियाई बनाना है, तो इसको तो पहले कैंसिल कर दो। वो 2 दे रखा है, 3 दे रखा है न्यूक्लियाई, उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर वो बना रहा है, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 या इंफिनिटी को जोड़ करके, इट मींस बड़ा ही तो बनेगा। तो ये टूटेगा तो नहीं, ये जुड़ रहा है, मतलब फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। हमें बताना क्या है, फ्यूजन बताना है। अब हमारे पास स्टेटमेंट 2 बचते हैं। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो हमारा अमीबा होता है, वो अमीबा क्या होता है, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और अमीबा कभी खत्म नहीं होता। अमीबा तो अगर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसको कट आउट कर दें तो दूसरा अमीबा बन करके तैयार हो जाता है। इट मींस अगर इसका विखंडन कर रहे हैं हम एक अमीबा का, तो इसमें नंबर ऑफ अमीबा निकल करके आ जाएंगे। इट मींस यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा सही होता है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर। हाँ, अगर बहुत बड़ा हमारे पास न्यूक्लियर है, अगर उसको हम क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, इट मींस उस समय भी तो फिजन हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब जो जिसका ये आंसर गलत होगा तो फिर वो फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दे तो अच्छा होगा भैया। इसमें क्या दे रखा है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बताना है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखा है। ए है हमारा प्लास्टिक शीट दे रखा है, और बी दे रखा है हमारा डिस्टिल वाटर दे रखा है, डिस्टिल वाटर दे रखा है, और सी ऑप्शन दे रखा है यहां पर ह्यूमन बॉडी, और डी ऑप्शन दे रखा है वुड दे रखा है, वुड शीट दे रखा है। उससे मतलब नहीं है कि क्या आगे कह रहा है, वुड दे रखा है मतलब वुड मान लिया हमने। तो यहां पर क्या होगा, क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है? नहीं होता। डिस्टिल वाटर, इट मींस वो क्या है, पूरी तरह से न्यूट्रल है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें आयंस तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। अगर आयंस भैया प्रेजेंट नहीं है तो किसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी? आयंस हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो हमारी करंट चल सकती है। और ये क्या है, पहले से डिस्टिल वाटर दे रखा है, इट मींस इसमें ना तो आयंस है, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना तो क्या है रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तो चांस ही नहीं बनता। अब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो अगर हम वायर को पकड़ते हैं जहां पर हमारी करंट फ्लो हो रही होती है तो हमें क्या लगता है, झटका लगता है। इट मींस ह्यूमन बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसीडर्ड एज अ। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, वो कह रहा है नॉन स्फेरिकल शाइनिंग, मतलब स्फेयर टाइप का नहीं हो, नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून। एक चम्मच है और वो नॉन स्फेरिकल है, तो उसके द्वारा वो क्या कह रहा है, कैन जनरली बी कंसीडर्ड एज अ। तो इसमें दे रखा है पहला स्फेरिकल मिरर, ए ऑप्शन, और बी दे रखा है पैराबोलिक, और सी दे रखा है यहां पर प्लेन मिरर। तो यहां से बी दे रखा है लेंस। भैया लेंस को पहले ही काटो, लेंस की तो बात ही नहीं यहां पर करनी। अब बात यहां पर आती है, तो नॉन स्फेरिकल पहले ही कह दिया, तो ये वाला भी काटो। अब बचे हमारे 2। अगर आप चम्मच को देखते हैं तो कुछ चम्मच कुछ ऐसे इस प्रकार का चम्मच बना होता है। तो चम्मच जब बना होता है तो हमने पढ़ा होगा पैराबोला, कुछ भैया ऐसे ही तो बना होता है। तो क्या पैराबोला हमारा आंसर सही हो गया।
ठीक। अगला कह रहा है यहां पर, हु amongst the following is an pioneer in discovering the heating effect of electric current। तो भैया करंट के बारे में, और यहां पर बात क्या कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले तो हीट की बात कर रहे हैं यहां पर। हीट की अगर यूनिट बात करते हैं तो भैया इसकी होती है जूल। तो हमें कुछ नहीं करना, आपको भी यही देखना है कि जूल की बात करते हैं, क्योंकि जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और यहां पर गैलीलियो और न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जो भी लॉ थे उसमें गैलीलियो का रोल था, और न्यूटन ने वेलोसिटी और बाकी चीजों के बारे में बताया है। बट इलेक्ट्रिसिटी, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसने किया, डिस्कवर हुई है यहाँ पर जेम्स पी जूल ने, जेम्स पी जूल ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पहले इसमें ऑप्शन दे रखा है राइट हैंड थंब्स। तो जब राइट हैंड थंब्स की बात कर रहे थे तो क्या कर रहा था, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा था उल्टा मेरा। और यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी हमने जब पढ़े थे तो इसमें करंट और मैग्नेटिज्म की बात किया था, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में इसमें भी हमने करंट और उसकी डायरेक्शन की बात की थी। बट यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। यही आंसर हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इट मींस 88 का डी ऑप्शन सही हुआ। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 93। अब 93 में देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन फाउंड इन अबंडेंस इन टमाटो। जो टमाटो में जो टमाटर होता है उसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में करीब करीब 10 एसिड पाए जाते हैं। टमाटर जो होता है उसमें 10 एसिड पाए जाते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। तो भैया यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी और डी। ए बी सी, ए में दे रखा है एस्टिक एसिड दे रखा है, बी में दे रखा है, बी में दे रखा है सिट्रिक एसिड दे रखा है, सिट्रिक दे रखा है, और सी में दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, और डी में दे रखा है टार्टरिक एसिड। तो बहुत लोगों ने टार्टरिक एसिड को टिक कर दिया होगा, पर भैया टार्टरिक एसिड भी गलत है, एस्टिक एसिड भी गलत है। बहुत लोगों ने ऑक्जेलिक भी किया होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि जो सिट्रिक एसिड है वो किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो भैया टमाटर भी तो खट्टा होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एग्जिस्टेंस। तो इसमें बात करते हैं, तो जो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आग लग जाती है, अगर ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है 94, अगर कहीं पर आग लग जाती है, 94 कह रहा है अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए कौन सा सोडा एसिड फायर एग्जिस्टेंस यूज किया जाता है। तो यहां पर बात करेंगे, एक इसमें कहानी है। अगर मान लो थोड़ी देर ये कहीं पर आग लग गई है और उस आग में हम जाकर के क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। सोचते हैं भैया पानी डाल देंगे तो आग तो बुझ जाएगी, बट पानी डालने से क्या हो जाएगा कि वहां पर कुछ हो सकता है कि ऐसे एलिमेंट पहले से प्रेजेंट हो जो पानी से रिएक्ट करके उस आग को और तेज कर दें। तो कहीं पर नहीं जब आग लगती है तो हमें डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए। क्या कर रहा है, लगे होते हैं फायर सिलेंडर, हम देखते हैं कि सब जगह फायर सिलेंडर लगे होते हैं। जब कभी अच्छी प्लेस पे जाते हैं तो वहां पर फायर सिलेंडर लगे होते हैं। उन फायर सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर रेड कलर का होता है, रेड कलर से वो फायर सिलेंडर हमें दिखता है। तो यहाँ पर बात कह रहा है, वो सोडा एसिड की बात कर रहा है। तो फायर सिलेंडर में कौन सा सोडा एसिड भरा होता है भैया, वो सोडियम मतलब NaHCO3। इट मींस इसका ऑप्शन बी सही होगा। Which one of the following sodium compounds is used for softening hard water? अगर हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करना है, मतलब उसको क्या करना है, नॉर्मल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, Na2CO3
मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वाटर हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ये 95 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला कह रहा है 96, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slack lime whose solution is used for whitewashing wall. This slack lime react with compounds A दे रखा है in air to form a thin layer of component, B दे रखा है to give a shiny finish. What are the compounds A and B? A एंड बी के कंपाउंड पूछ रखा है, दो कंपाउंड यहां पर दे रखा है। पहले में ए ऑप्शन में दे रखा है ए होगा O2 और बी होगा क्या CaCO3, और बी पूछ रखा है यहां पर ए होगा CO2 और बी होगा CO का वोल्टेज CaOH का वोल्टेज, और यहां पर सी होगा AO2 और बी होगा CaOH का वोल्टेज, और यहां पर डी दे रखा है ACO2 और B CaCO3। तो यही होता है भैया, जब किसी लाइन में वाटर मिलाते हैं तो पहले क्या बनता है, यहां पर अगर बात कर लें, जब लाइन में हम क्या मिलाएंगे, मतलब चूने में जब वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहां पर बन जाएगा ये CaOH का वोल्टेज बनेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहां से CaCO3 मिलाते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, CaCO3 बनता है यहां पर, और वाटर निकल जाता है और CO2 निकल जाती है। तो यहां से भैया जो इसके कंपाउंड बनते हैं CO2 और CaC, मतलब ये वाला डी ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। अब यहां पर आगे भी है इंद्रधनुष की बात। अगर इंद्रधनुष की बात आती है तो इसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा रेनबो बनता है वो पानी बरसने के बाद ही तो बनता है, जब बरसात होती है उसके बाद ही तो हमें रेनबो दिखाई देता है। तो इट मींस रेनबो के बनने में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, ये मान लेते हैं कि कोई वाटर की बूंद है, यहां पर वो रेनबो क्रिएट हो रहा है, तो यहां से क्या आ रही होंगी, रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, और इसके अंदर जैसे इंटर कर जाती है और फिर ये चमकदार यहाँ क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसी के कारण हमारा रेनबो बन रहा है। तो रेनबो यहाँ पर हमें देखना होगा कि भैया इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा है जब वाटर में कोई लाइट इंटर कर जाती है। तो यहाँ पर जब क्रिटिकल एंगल देखेंगे तो इसका 42 क्रिटिकल एंगल होता है। अगर 42 क्रिटिकल एंगल होता है तो दो बार अगर ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, इट मीन्स इस बूंद के बाहर दूसरी बार में निकल जाएगी। इट मीन्स क्या कह रहा है, दो बार ही तो रिफ्लेक्शन होगा, दो बार ही तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 98 कह रहा है, तो इसका ऑप्शन 97 का मैं कह दे रहा हूं, यहां पर सी ऑप्शन होगा। अब 98 की बात कर ले, अगर 98 में कौन सा होगा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कह रहा है कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सर्कल, इसके चारों तरफ अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका, तो यहां पर कह रहा है, यहां पर बी मैंने मान लिया, तो उस कंडीशन में ऑप्शन दे रखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत लोगों ने बी ऑप्शन ही सही किया होगा, बट यहां पर ऑब्जर्वेशन दे रखा है, इट मींस ये गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नहीं भैया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, यही तो कांस्टेंट है, यही तो कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या कह रहा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा ये होगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इट मींस डी ऑप्शन इसका सही होगा। 98 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, इसमें दे रखा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बी ऑप्शन दे रखा है द टोटल
ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। नहीं, डायरेक्शन का तो रिस्पेक्ट होता ही होता है। द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड इट इनर्ट प्रॉपर्टी। नहीं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 99 का इसका सी ऑप्शन सही होगा। इट मीन्स द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल वी स्टडी इन नैनो टेक्नोलॉजी। अब बात करता है यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी जो कि इसमें किस पार्टिकल की स्टडी की जाती है? इट मीन्स नैनो पार्टिकल की स्टडी की जाएगी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है? पहले में दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 नैनोमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है यहां पर 1 to 100 नैनोमीटर। और सी ऑप्शन इसमें दे रखा है 1 to 50 माइक्रोमीटर। और डी ऑप्शन दे रखा है 1 mm to 10 mm। तो mm वाला पहले ही काट दो भैया, माइक्रो वाला पहले ही काट दो, बात यहां पर आकर के फंसती है। और इसमें क्या कह रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 नैनोमीटर दे रखा है। तो ऑप्शन एंगस्ट्रॉम वाला भी काटो और बी ऑप्शन को लगाओ। 1 से 100 नैनोमीटर के जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं की स्टडी करते हैं किसमें? नैनो टेक्नोलॉजी में। उन्हीं की स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। जो भी अब आगे क्वेश्चन होंगे वो सर आपको करवाएंगे, मैथ और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सर करवाएंगे।